हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में समाज शास्त्र के प्रश्न पत्र 1 पर हमारा डिस्कशन फिर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें दोस्तों हमारा ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 2 लेक्चर पहले डल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप जल्दी से उनको देख लीजिए, जिससे कि आपकी लिंक एक कंटिन्यूसली बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सामाजिक प्रकार्य के बारे में। सामाजिक प्रकार्य होते क्या है, तो इनको, इसकी अर्थ, अवधारणा, विशेषता, इनके माध्यम से इसको पूरे टॉपिक को, पूरे कंसेप्ट को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो समाज शास्त्र का हमारा कंसेप्ट है, ये जो है समाज शास्त्र के सब्जेक्ट के स्टार्टिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। और चूंकि ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि जो आसानी से समझ नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम दे, क्लासेस थोड़ी लेंदी भी होती है, कुछ शॉर्ट भी चलती है। ये टॉपिक के कंसेप्ट पर डिपेंड करता है कि क्लास कितनी लंबी होगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बस आपका कार्य ये है कि आप बस मोबाइल में हैंड फ्री लगा करके आराम से देखिए इसको। आपका कॉन्सेंट्रेशन क्लास में बनाना ये मेरा कार्य है। आपका कार्य सिर्फ इतना सा है कि आप भीड़ भाड़ से अलग होकर के एक शांत जगह पर जब बैठिए और इस क्लास को कंप्लीटली देखिए शुरू से एंड तक। बिल्कुल दोस्तों, आपको कंप्लीट टॉपिक समझ आएगा। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आप सभी को जैसा पता ही है कि हम सभी क्लासेस टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। कोई टॉपिक इसमें बीच में छोड़ते नहीं हैं। कंप्लीटली टॉपिक वाइज हम आपका अध्ययन कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो सके, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो उसी के तहत सामाजिक संरचना, दोस्तों सामाजिक संरचना पर हम क्लास ले चुके हैं, जिसमें सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और अवधारणा पर हम चर्चा कर चुके थे। इसमें देखा था हमने कि सामाजिक संरचना होती क्या है, किस प्रकार से समाज की संरचना होती है, उस सब पर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट अब हम लेकर आए हैं, मतलब कि फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक जो है वो है दोस्तों सामाजिक प्रकार्य। तो आज सामाजिक प्रकार्यों को जानने का प्रयास करेंगे। इसके जस्ट बाद में रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की अवधारणा देखेंगे, और फिर उसके बाद में पार्सन्स की सामाजिक की संरचना की अवधारणा, इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में जब सामाजिक संरचना को डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अर्थ और परिभाषा के बाद में बताया था आपको कि इसको हम डिटेल में अंदर और भी पढ़ेंगे, जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन के और पार्सन्स, इन दोनों के द्वारा क्या सामाजिक संरचना की अवधारणाएं दी गई है। उन सबको दोस्तों इन टॉपिकों के टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें सामाजिक प्रकार्य पर डिस्कस करने हम जा रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा, अर्थात की अर्थ। उसके बाद उसके देखेंगे कुछ परिभाषाएं, और फिर हम देखेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो तीनों को 1 बाय 1 करके हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे, जिससे कि, और पूरा यकीन रखिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट समझ आने वाला है आपको, पूरा कंप्लीट बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, अगर अभी तक आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो निश्चिंत आराम से बस आप इस क्लास को देखिए, बिल्कुल 100% समझ आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इससे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक प्रकार्य के अर्थ व अवधारणा की। क्या होता है ये? तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रत्येक क्लास में करते आए हैं कि पहले हम थ्योरेटिकल रूप से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार स्लाइड को, उसके बाद में हम इसका व्यवहारिक रूप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आ जाइए स्लाइड पर, एक बार स्लाइड को पढ़ लेते हैं, जिससे कि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जब आप रिवीजन करें कभी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के अनुसार प्रत्येक इकाई से एक विशेष प्रकार के कार्य की आशा करता है। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक समाज, अर्थात सभी समाज, अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के अनुसार, भाई समाज कोई सी भी हो, प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, प्रत्येक समाज की कुछ संस्कृति होती है। ठीक है ना? उसी संस्कृति और उन्हीं मूल्यों के आधार पर वो, अर्थात समाज, प्रत्येक व्यक्ति, इकाई मतलब समाज की इकाई कौन हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति हो जाएंगे, प्रत्येक सामाजिक संस्थाएं हो जाएगी, वो समाज की इकाई हो जाएगी। तो उन इकाइयों से, प्रत्येक इकाई से समाज जो है ये आशा करती है कि समाज में जो संस्कृति है, समाज के जो कार्य हैं, उनको वो इकाई आगे बढ़ाए या कुछ विशेष प्रकार के कार्य करे।
ठीक है। अब चूंकि देखिए एक समाज है तो भाई समाज अपने आप तो डेवलप होगी नहीं। समाज की संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है, समाज में कुछ नया करना है, तो समाज तो अपने आप में करेगी नहीं, बल्कि समाज से जो इकाइयां जुड़ी हुई है वो इकाइयों के द्वारा ही समाज का डेवलपमेंट संभव हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर बोलने का प्रयास यही है कि देख प्रत्येक सभी समाज जो है अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों के अंतर्गत प्रत्येक इकाई से ये आशा करती है कि वो प्रत्येक इकाई, समाज की प्रत्येक इकाई समाज के लिए कुछ विशेष कार्य करे। ठीक है ना। तो ये जो कार्य होते हैं, ये कार्य वे कार्य होते हैं जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। तो संक्षेप में अगर इसको देखा जाए तो विभिन्न इकाइयों के इस योगदान को समाजशास्त्र में प्रकार्य बोला जाता है। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? अब इसको शॉर्ट रूप में व्यवहारिक तौर पर ऐसा समझिए कि एक समाज होती है, उस समाज के अंदर जितनी इकाइयां होती है, अब यहाँ पर आप इकाई के नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको समझ लीजिए इकाई का मतलब होता है कि जिनसे मिलकर के समाज बना है। ये बात हमने इससे पिछले लेक्चर में अर्थात कि सामाजिक संरचना वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझी थी कि समाज किन किन इकाइयों से मिलकर बनता है। तो जिन इकाइयों से समाज का निर्माण होता है वो इकाइयों के द्वारा, उन इकाइयों के द्वारा जो कार्य किया जाता है समाज के लिए, उन कार्यों को ही प्रकार्य कहा जाता है। आया समझ? समाज की इकाइयों के द्वारा किए गए कार्य को ही यहां पर क्या कहा जाता है? प्रकार्य कहा जाता है। ठीक है ना। बस इतना सा अर्थ था सामाजिक प्रकार्य का। इसके बाद हम देखेंगे इसकी परिभाषाओं की, तो परिभाषाओं से आपका ये कंसेप्ट और अधिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा है दोस्तों दुर्किम ने दी है, दुर्किम सामने दी है। दुर्किम के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का एक कारण अवश्य होता है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि जो भी सामाजिक घटनाएं होती है उसका एक कारण जरूर होता है ना। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी प्रत्येक घटना सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करती है। भाई समाज के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती तो उस एक्टिविटी का एक कारण जरूर होता है, किसी न किसी कारण से होती है, और वो जो एक्टिविटी हो रही है वो हमेशा समाज के पक्ष में होती है, समाज में कुछ न कुछ योगदान अवश्य करती है। ठीक है ना। तो सामाजिक तत्वों के इस योगदान को ही जो है यहाँ पर प्रकार्य, सामाजिक प्रकार्य कहा गया है। ऐसा किसने कहा है? दुर्किम साहब ने कहा है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो रेड क्लिफ साहब ने क्या कहा है? रेड क्लिफ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है किसी भी विशेष सामाजिक चलन का प्रकार्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए किया गया योगदान है। इसका अर्थ ये हुआ, सिंपल शब्दों में अगर समझे तो समाज के अंदर व्याप्त जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के द्वारा उनके संपूर्ण जीवन काल में जो योगदान दिया गया है समाज के लिए, वही सामाजिक प्रकार्य है। ये किसने कहा? रेड क्लिफ ब्राउन के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, चूंकि मैं मान सकता हूं कि ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम नए हो सकते हैं, अगर पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को फिर से रिवाइज भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का यही बेनिफिट है कि अगर एक बार में आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसको वापस से रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट परिभाषा है मर्टन साहब के द्वारा दी गई है, और आपको तो पता ही दोस्तों, मैं जो भी परिभाषा यहाँ लेकर आता हूँ वही परिभाषा उठाता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सकती है ना। तो उन्हीं परिभाषाओं को मैं यहाँ पर कोट करता हूँ आपके पीपीटी में। ठीक है। तो मर्टन साहब ने कहा है कि सामाजिक प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम होते हैं, सामाजिक प्रकार्य वे परिणाम होते हैं जो किसी समाज के अनुकूलन या सामंजस्य में सहायक होते हैं। तो मर्टन साहब ने बहुत ही साधारण शब्दों में कहने का प्रयास किया है कि भाई सामाजिक प्रकार्य और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक इकाइयों के द्वारा किए गए वो सभी कार्य होते हैं जिनके माध्यम से समाज में कुछ ना कुछ योजनाएं स्थापित होती है या समाज में एक संतुलन बना रहता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन परिभाषाएं हमारे अध्ययन के लिए पर्याप्त है। इन तीनों परिभाषाओं को मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली है तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपसे सिर्फ और सिर्फ समझने पर जो है बार बार आपसे फोकस करने का बोलता हूँ कि सिर्फ समझने पर, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए। आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, और मैं इवन मेरे साथ तो कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सेशन लेकर आता हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं देखिए हर एक व्यक्ति के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, इस प्रकार से मेरे भी कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि फेवरेट तो नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे आज एक प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट मैं आपके पीए के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पर्यावरण हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इवन कोई सा भी सब्जेक्ट। और हर एक सब्जेक्ट में आपको यही इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपको हर एक सब्जेक्ट इसी क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। चलिए, तो आपने अर्थ और परिभाषाओं को समझ लिया है। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर मूव करेंगे, और थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक प्रकार की विशेषताएं। क्या है? सामाजिक प्रकार की विशेषताएं। तो अब चलिए एक एक करके, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक एक करके इन विशेषताओं को भी समझते हुए चलते हैं। कुछ 7-8 पॉइंट मैं यहाँ पर लाने का प्रयास किया है, जिनके माध्यम से आप अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। ये विशेषताएं छोटा सा है, कुछ विशेष नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट का सेशन और चलेगा, है ना, एंड हो जाएगा। चलिए, तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है सामाजिक प्रकार की? कि संस्कृति का गतिशील पहलू है। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, किसकी? सामाजिक प्रकार की। और क्या है वो? कि ये संस्कृति का गतिशील पहलू है। क्या है? गतिशील पहलू है। तो क्या लिखा हुआ है? सामाजिक प्रकार संस्कृति का गतिशील पहलू है जो परिवर्तनशील तथा सतत गतिमान है। सतत गतिमान है। अब जरा समझिए बात को, इसके पीछे का कहने का अर्थ क्या है? इसके पीछे के कहने का अर्थ क्या है वो देखिए। पर्दे के पीछे की कहानी समझो बॉस। क्या है? क्या कहा इन्होंने? कि संस्कृति का गतिशील पहलू है। क्या? प्रकार। और प्रकार हमने क्या देखा? समाज की इकाइयों के द्वारा दिया गया योगदान ही सामाजिक प्रकार कहलाता है। और उसी प्रकार के बारे में बोला जा रहा है कि ये गतिशील पहलू है। अब मुझे जरा बताइए, क्या समाज भी गतिशील पहलू है? समाज भी क्या गतिशील पहलू है? अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और नहीं देखा होगा तो बिल्कुल ये भी आपके लिए पहाड़ जैसा बना हुआ होगा, है ना। इसलिए बोलता हूँ कंटिन्यूसली क्लासेस देखें दोस्तों। कंटिन्यूसली देखने से आपका टाइम जरूर जाता है, लेकिन यकीन मानिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है। भाई आप कॉलेज भी जाते तो 4 घंटे तो आपको वहां बैठकर पढ़ना पड़ता, 1-2 घंटा अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में बाहर पार्क में देना पड़ता, है ना। आधा 1 घंटा कॉलेज जाना, आधा 1 घंटा कॉलेज आना, मनी वो पता नहीं क्या क्या खर्च, कई सारी समस्याएं थी। और उसकी जगह 5-6 घंटे आपको कॉलेज में देने पड़ रहे थे, उसकी जगह आप 1 घंटे की क्लास ठीक से देख नहीं पा रहे हो घर पे, है ना। तो ये एक मक्कारी है जो विशेष करके बीए वाले करते हैं, है ना। तो कृपया करके अब आप ना करें, क्योंकि अब ये डिजिटल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। डिजिटल में सब कुछ नहीं चलता है ना। जितना फोकस आपका इधर होगा उतनी बेहतरीन स्टडी आपकी हो सकती है। चलिए, तो संस्कृति का गतिशील पहलू, अब इसको समझने का प्रयास करें। मैंने लास्ट लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 2 में बोला था कि देखिए दोस्तों, दोनों चीज होती है कि समाज और समाज की इकाइयां। समाज और समाज की इकाइयों से मिलकर बनता है समाज। इकाइयां को क्या मतलब, फिर बता रहा हूं मैं। जैसे कि समाज की जितनी भी इकाइयां हैं, जैसे आपका घर परिवार सामाजिक इकाई हो जाएगी, आपके स्कूल कॉलेज संस्थान, अर्थात ये कि समाज से संबंधित जितने भी समूह है, संस्थाएं हैं, वो सब के सब सामाजिक संस्थाएं कहलाएंगे, समाज कहलाएगी। ठीक है, सामाजिक संस्था, समाज की वहां पर ना इकाई कहलाएगी, समाज इकाई कहलाएगी, और उन्हीं सभी इकाइयों से मिलकर बनता है आपका समाज। तो अब कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो समाज है ना दोस्तों, समाज गतिशील नहीं है, समाज बदलता नहीं है, समाज एक ही रहता है। लेकिन जिन संस्थाओं से मिलकर समाज बनता है ना, वो परिवर्तनशील रहते हैं। अर्थात कि समाज की इकाइयां परिवर्तनशील होती है। इकाइयां, समाज की इकाइयां समय समय पर बदलती रहती है। समाज नहीं बदलती, समाज को बनाने वाली इकाइयों में परिवर्तन आता रहता है।
इसीलिए कहा गया है कि जो प्रकार्य है, सामाजिक प्रकार्य है, जो समाज की इकाइयों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनको हम प्रकार्य कहते हैं। और वो प्रकार गतिशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तित होते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यही कहने का प्रयास किया गया है कि संस्कृति का गतिशील पहलू है ये, अर्थात समाज का ये एक गतिशील पहलू है, परिवर्तनशील पहलू है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे सामाजिक संरचना को गति प्रदान करना। अरे भाई, जो सामाजिक प्रकार है क्या है? समाज की इकाइयों के द्वारा दिया गया विशेष योगदान है समाज के हित में। तो जब समाज के हित में विशेष योगदान समाज की इकाइयां देंगी तो क्या समाज का विकास नहीं होगा? समाज की संरचना नहीं होगी, 100% होनी है ना? वो यहाँ कहने का प्रयास किया गया। तो यह एक प्रक्रिया है जो समाज की संरचना को गति प्रदान करती है और स्वयं संरचना से पृथक ना होते हुए उसका शोषण करती है। क्या कहा गया है कि ये एक समाज की ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रकार क्या है? एक प्रोसेस है जो समाज की संरचना को गति प्रदान करती है। भाई, कोई समाज में विकास हो रहा है तो उसको और गतिशील बना देगी और स्पीड से उसका विकास होगा और स्वयं संरचना से पृथक ना होकर के उसका पोषण करती है। ठीक है, उसी संरचना में के साथ मिलकर के समाज का विकास कंटिन्यूअसली होता रहता है, करते चलता रहता है ना। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समाज के विभिन्न अंगों, नेक्स्ट क्या टॉपिक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समाज के विभिन्न अंगों से संबंध। भाई, सामाजिक प्रकार है, अब तो आप पहली बात रूप समझ चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और एक विशेषता हमारी क्लास की ये भी है कि आपके लिए जब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त हमें पंखा कूलर सब बंद करके रखना पड़ता है। आपके इस स्टूडियो में कोई एसी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना? कोई एसी की व्यवस्था नहीं है। फैन लगा हुआ है, एक कूलर रखा हुआ, अगर इनको स्टार्ट कर देंगे तो आपको वॉइस क्लियर सुनाई नहीं देगी, उसमें अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। इस कारण से मुझे फैन और कूलर दोनों को बंद करके आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करनी होती है। और जो स्टूडियो का जो रूम है वो काफ़ी अंदर है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर कितना हाई रहता है वो मैं जानता हूँ। अभी इस वक्त जो है पूरा है ना, पूरा गीला हो चुका हूँ मैं पसीने में। चलिए, अब यार सोचिए, आपकी पढ़ाने वाला टीचर इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए और आपको एसी में बैठकर आप एक वीडियो को, 1 घंटे का वीडियो, 1 घंटे की क्लास नहीं देख पा रहे हो आप लोग। बड़ी विचित्र सी कहानी है। यहाँ पर मेहनत करनी होती स्टूडेंट को लेकर, यहाँ पर जो है टीचर को मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है समाज के विभिन्न अंगों से संबंध। समाज के विभिन्न अंगों से संबंध है ना, समाज के विभिन्न अंगों से संबंध। तो प्रकार का संबंध समाज के विभिन्न निर्णायक अंगों से होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसा हमने इसका अर्थ को समझा था कि समाज की विभिन्न इकाइयों के द्वारा जो कार्य किया जाता है समाज के लिए, उसको हम सामाजिक प्रकार कहते हैं। तो जब वो प्रकार ही योगदान है इकाइयों का, तो वो डायरेक्टली जिन इकाइयों से समाज बनता है उससे डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष संबंध रखता है। कौन? प्रकार, सामाजिक प्रकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ करना, नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलन व समायोजन में सहायक। जी हाँ, बिल्कुल भाई, जो सामाजिक प्रकार है वो इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं इकाइयों के द्वारा किए गए ऐसे कार्य हैं जो समाज में संतुलन बनाने का कार्य रखते हैं, सामंजस्य बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो ये सब की सब विशेषता है सामाजिक प्रकार की, याद रखिएगा। तो प्रकार के द्वारा सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति संभव होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मात्र 2 पॉइंट और 2 या 3 पॉइंट और बचे ही, देख लेते हैं कितने पॉइंट है भाई। ओके, मात्र 2 पॉइंट और बचे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका निर्धारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा, निर्धारण सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा। और इसके बाद है परिवर्तित प्रकृति। तो निर्धारण
क्या बोला उसने, निर्धारण सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा। तो सामाजिक प्रकार का जो निर्धारण होता है वो समाज की संस्कृति के द्वारा होता है, समाज के मूल्यों के द्वारा होता है। और यहाँ पर भी यही कहने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक प्रकार का निर्धारण सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया, परिवर्तित प्रकृति। तो जी हाँ, जब इकाइयां देखिए इकाइयां, समाज को बनाने वाली इकाइयां परिवर्तनशील होती है, परिवर्तित होती है, बदलती रहती है, लेकिन समाज कभी नहीं बदलता, समाज स्थायी होता है। तो अब चूंकि सामाजिक प्रकार जो है वो इकाइयों से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो जब सामाजिक प्रकार सामाजिक समाज बनाने वाली इकाइयों से संबंधित है, तो जब इकाइयां परिवर्तनशील है तो सामाजिक प्रकार भी परिवर्तनशील होगा। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि दोस्तों हम अपने आप को भी एक सामाजिक इकाई के रूप में मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक कोचिंग संस्थान है, हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी से अगर हम देखा जाए तो अभी से 5 साल पहले हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा पाते थे। जो बच्चा हमारे पास आकर बैठता था, हम सिर्फ उसी को एजुकेट कर पाते, हम उसी को पढ़ा पाते थे। लेकिन अब हम ये जो मान लीजिए मैं अपने आप में एक इकाई हूँ, एक कोचिंग संस्थान हूँ, मैं अपने आप में इकाई हूँ एक समाज की। अब मुझ में परिवर्तन हुआ, मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आया हूँ। तो पहले कहीं पर 100-150 बच्चों को पढ़ा पाते थे, आज हम हजारों को पढ़ा पा रहे हैं, है ना, और एक सिंगल लेक्चर मात्र से। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मुझ में परिवर्तन आया तो मेरे प्रकार में भी परिवर्तन आया, और जो शिक्षा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो योगदान मेरे द्वारा समाज को दिया जा रहा है शिक्षा के रूप में, वो सामाजिक प्रकार हो जाएगा। अब वो परिवर्तनशील, मेरे इकाई में परिवर्तन हुआ तो मेरे प्रकार में भी परिवर्तन हो गया। क्लियर हुआ ना दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ में हमारे सामाजिक प्रकार का कंसेप्ट हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद में दोस्तों अब 2 चैप्टर हमारे पास बचेंगे, एक रेड क्लिप वाला बचता है, और एक और क्या नाम से था दोस्तों देखना पड़ेगा, चलिए छोड़िए उसको। 2 कंसेप्ट हमारे पास में और बचते हैं। सामाजिक संरचना पर, कंप्लीटली सामाजिक संरचना पर हम बात करेंगे इसमें। हाँ, याद आया, पार्सन्स। ठीक है। तो रेड क्लिप के द्वारा सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा व्यक्त की गई है, और वहीं एक पार्सन्स के द्वारा सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा व्यक्त की गई है। उन दोनों को भी छोटे छोटे से कंसेप्ट होने वाले, उनको भी नेक्स्ट टॉपिक से समझने के बाद में हम मूव करेंगे सेकंड यूनिट पर। ठीक है ना। तो समाजशास्त्र दोस्तों हम कंप्लीटली कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में 3rd ईयर की पॉलिटी स्टार्ट हम कर चुके हैं, आप सभी को पता ही होगा। वैसे तो आप 2nd ईयर, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 3rd ईयर वाले भी इसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ हर लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जितना अधिक आपको जो है इस सोर्सेस होंगे, ये सोर्सेस कहलाते हैं स्टडी का हमारे, उतना ज़्यादा आप अपना अच्छा इफेक्ट डाल सकते हो आप अपने एग्जाम में। ठीक है। तो 3rd ईयर वाले बच्चों को बोल दूं मैं कि आपके लिए पॉलिटी स्टार्ट कर दी गई है, प्रश्न पत्र फर्स्ट, जिसमें हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर सोशोलॉजी। हिस्ट्री तो कंप्लीटली बिल्कुल 100% स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा या तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे या फिर सोशोलॉजी स्टार्ट करेंगे। 3rd ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा 2nd ईयर वाले बच्चों के लिए पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, दोनों पार्ट जो है हमारे दोनों पेपर है उसमें कंप्लीट नहीं किए हैं, बीच में है हालांकि वो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उनको वापस से कंटिन्यू करें या फिर सोशोलॉजी और इसके साथ ही साथ में हिस्ट्री को कंप्लीट करें। दोस्तों अभी हम सोच रहे थे कि सोशोलॉजी के साथ में हम 2nd ईयर की हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें बहुत कम लेक्चर अभी हुए हैं। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। 2nd ईयर वाले, 1st ईयर वाले देख रहे हैं तो वो भी बताएं मुझे, और लास्ट ईयर वाले 3rd ईयर वाले भी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। उसके अनुसार ही हम क्लास लेकर आएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।